हे एवरीवन, कैसे आप सब। यहाँ पर हम एक अनदर इम्पॉर्टेंट एक्ट की बात करने वाले हैं, दैट इज़ 1909 1909 का अधिनियम। इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। उस टाइम पे जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत में वायसराय थे। यहाँ पर इसकी कुछ विशेषताएं हैं इस एक्ट की, जिसको हम देखेंगे। दैट इज़ फर्स्ट है, इसने जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी उसके आकार में काफ़ी वृद्धि कर दी थी। पहले जो केंद्रीय परिषद थी वहाँ पर संख्या 16 थी, जिसे बढ़ाकर 60 कर दिया गया, और जो प्रांतीय विधानसभा थी वहाँ पर अलग अलग संख्याएं थी, क्योंकि जो क्षेत्र का आकार है उसके अकॉर्डिंग वो भिन्न भिन्न थी। नेक्स्ट है, जो केंद्रीय परिषद थी वहाँ पर इन्होंने सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन जो प्रांतीय परिषद थी वहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी गई थी। इस एक्ट ने दोनों स्तरों पर केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया, जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछना या बजट पर संकल्प रखना, क्वेश्चन पूछना, है ना। इसके अलावा इस एक्ट ने पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया, और इस टाइप से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय सदस्य बने, और इनको विधि सदस्य भी बनाया गया था। इस एक्ट ने पृथक निर्वाचन के आधार पर जो मुस्लिम थे उनके लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, और इसके अंतर्गत जो मुस्लिम मेंबर होता था उनका चुनाव भी मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही किया जा सकता था। और इस प्रकार जो ये अधिनियम था, एक्ट था, उसने सांप्रदायिकता को वैधानिकता, लीगैलिटी प्रदान कर दी, और जो लॉर्ड मिंटो थे उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, फादर के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने जो प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी और जो जमींदार थे उनके लिए भी अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इस एक्ट को 20 अगस्त 1917 को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने पहली बार घोषित किया था कि जो उनका भारत में एम है इन सब एक्ट को लाने का, ये है कि जो ग्रेजुअली जो भारत में सरकार है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना, क्योंकि उनका मानना था कि जो भारतीय हैं वो शासन चलाने में असमर्थ है, इसीलिए वे यहाँ पर अभी शासन कर रहे हैं। इसे क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। तो इस जो एक्ट है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। यहाँ पर जो मॉन्टेग थे वो भारत के सचिव थे, और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। तो इस एक्ट की कुछ विशेषताएं, फीचर्स हैं। तो पहला है, यहाँ पर इन्होंने केंद्रीय और प्रांतीय जो विषय थे उनकी सूची बनाकर और पहचान कर उन्हें अलग अलग राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम करा गया, और इसके अलावा जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी वहाँ पर अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन जो सरकार का ढांचा था, स्ट्रक्चर था, वो केंद्रीय या एकात्मक ही रहा। नेक्स्ट है, इसने जो प्रांतीय विषय थे उनको दो भागों में डिवाइड किया। पहला है हस्तांतरित और दूसरा है आरक्षित। जो हस्तांतरित विषय थे वहाँ पर गवर्नर का शासन होता था, और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के लिए उत्तरदायी हैं, और जो आरक्षित विषय थे वहाँ पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। तो जो शासन की ये दोहरी व्यवस्था थी इसे द्वैत शासन या डायरकी कहा जाता था, लेकिन ये काफ़ी हद तक असफल हुई, ये वाली जो दोहरी व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। जो द्विसदन होते हैं अभी भी है, तो वो वाली व्यवस्था की बात हो रही है। तो इस टाइप से जो राज्यसभा और लोकसभा है उनका गठन किया गया। हालांकि इनका जो नाम है उस टाइम पे डिफरेंट था और अब डिफरेंट है।
तो दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। नेक्स्ट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी वहाँ पर 6 सदस्यों में से जो कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। तो अब आप देख रहे होंगे जो एक्ट आते जा रहे हैं वहाँ पर भारतीयों को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने का मौका मिल रहा है। पहले भारतीय को जो वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद थी वहाँ पर शामिल किया गया और अब 3 भारतीयों को यहाँ पर अवश्य होना आवश्यक है। सो इस टाइप से ग्रेजुअली ये भारतीयों को मिलाते रहेंगे और भारतीयों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहेंगे। सो इसके बाद जो इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया था। पिछले उसमें मुस्लिम तक सीमित था। इसके अलावा इस कानून ने जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, कर, टैक्स और एजुकेशन के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार, वोट देने का अधिकार दिया। और इस कानून ने जो लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन या निर्माण किया और अब तक जो भारत सचिव हैं उनके द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार जो केंद्रीय बजट है उसको राज्य बजट से अलग कर दिया और जो राज्य विधानसभाएं हैं उनको अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। एंड लास्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्यवर्ष था कि ये 10 साल या 10 वर्ष के बाद जांच करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सो यहाँ पर जो ये 10 साल के बाद जांच करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, दैट इज साइमन कमीशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम साइमन कमीशन